नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप क्लास ले रहे हो हमारी, लेते रहिए और मज़े करते रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। जैव प्रौद्योगिकी में क्या है? कृषि का महत्व या कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे इसके ऊपर। अब आपको पता होगा कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी क्या कार्य करती है। तो आपकी जितनी भी किस्में होती है तो किस्मों में क्या होता है? इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव मतलब यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि हम क्या करते हैं कि फसलों के अंदर किसी न किसी प्रकार से बाह्य जीन को उसमें डालकर क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, या तो रोग प्रतिरोधक बनाते हैं या फिर उसके अंदर उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका जैव प्रौद्योगिकी है ये किस किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी के लिए सबसे पहले आता है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का जो कार्य हुआ है वो आता है आपका सुपर गेहूँ। और जो सुपर गेहूँ होता है इसकी विशेषता क्या होती है? यदि यहाँ पर 15 से 20% उत्पादन अधिक दे रहा है, कौन दे रहा है? उत्पादन अधिक दे रहा है, कोई गेहूँ की किस्म है और वो सामान्य किस्मों की अपेक्षा क्या कर रही है? 15 से 20% उत्पादन अधिक देती है, तो यहाँ पर ये उत्पादन क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? सुपर गेहूँ। जैसे आपने सुना होगा सुपरमैन क्या होता है वास्तव में? सुपरमैन का मतलब होता है कि कुछ न कुछ उसके अंदर अलग क्वालिटी है, कुछ न कुछ उसके अंदर क्या है? अलग क्वालिटी का मतलब उसमें कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो सुपर बना है। और सुपर किसके लिए हम लगाते हैं? जो मतलब जैसे आप लोग दौड़ते हो तो कोई ऐसा है जो ट्रेन को पीछे छोड़ दे दौड़ के, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर कहलाएगा। तो यहाँ पर ये यदि सामान्य किस्मों की अपेक्षा यदि 15 से 20% कोई किस्म उत्पादन अधिक देती है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर गेहूँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर गेहूँ। इसके बाद में यहाँ पर आता है ट्रांसजेनिक पादप। कौन से पादप है? ट्रांसजेनिक पादप। अब ट्रांसजेनिक पादप कौन से होते हैं? किस प्रकार के ट्रांसजेनिक पादप हो सकते हैं या ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक पादप होते हैं वो होते हैं आपके, ठीक है, ट्रांसजेनिक जो पादप होते हैं वो आपके स्पेशल तौर पर होते हैं। स्पेशल तौर पर कैसे होंगे कि जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी किस्म है, क्या है? कोई भी किस्म है और इस किस्म के अंदर किसी प्रकार की क्या है? कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीन में हेरफेर करना पड़ेगा, जीन को बदलना पड़ेगा। अब जीन बदलने के लिए ऐसा तो नहीं कि हम जीन को ऐसे ही बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खराब जीन था, इस खराब जीन को निकाल लिया हमने, बाहर निकाल दिया, इसको हटा दिया, इसकी जगह कोई अच्छा जीन था उसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। कैसा पादप कहलाता है? ट्रांसजेनिक पादप। कैसा पादप कहलाएगा? ये ट्रांसजेनिक पादप। मतलब यहाँ पर आप आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके जो पादप उत्पादित कर रहे हो या पादप बना रहे हो वो क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। और ट्रांसजेनिक पादपों के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आता है कपास को क्या कहते हैं? जो ट्रांसजेनिक पादप होता है या कपास होती है उसको बीटी कपास कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बीटी कपास? इसका भी अध्ययन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें बैसिलस thuringiensis नामक जो मर्दा बैक्टीरिया होता है उसको इसके अंदर डाला गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बीटी कपास कहते हैं। इसी प्रकार से बीटी बैंगन, ठीक है, और यहाँ पर कपास हो गया, बीटी बैंगन हो गया, सोयाबीन हो गई, सोयाबीन रूपांतरित सोयाबीन कह सकते हो इसको। ठीक है, रूपांतरित मक्का हो गई। इसी प्रकार से आपकी जो अगली आपके एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर बीटी कपास, बीटी बैंगन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बीटी बैंगन, बीटी
तंबाकू हो गई, तंबाकू आपकी तंबाकू आती है ना, उसमें बीटी तंबाकू बोलते हैं, बीटी तंबाकू हो गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ फसलें दे रखी है जिनके अंदर हमने बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया था उसको प्रवेश करवाकर उनमें एक विशिष्ट लक्षण उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, और ये लक्षण, इस लक्षण के कारण यहाँ पर बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक टॉक्सिन पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके बॉलवर्म होता है, मतलब कपास का जो कीट होता है उसको यहाँ पर आने से रोकता है, लगने से रोकता है, क्योंकि टॉक्सिन पैदा करता है। तो टॉक्सिन के कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया सॉरी वो कीट क्या हो जाता है, मर जाता है। अब देखो यहाँ पर जो विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है, यह ट्रांसजेनिक फसल है, ट्रांसजेनिक फसल, विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है रे? देखिए सोच के बताओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, कौन सी है विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल, कौन सी है? तो विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है आपकी? तंबाकू है। और ये कब विकसित की गई थी? 1987 में। कब विकसित की गई थी? 1987 में विकसित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? आपकी तंबाकू है। और इसी के साथ यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक ट्रांसजेनिक जो फसल होती है उसकी बुआई कौन सा देश करता है? तो सबसे पहले आपका आता है यूएसए, फिर ब्राजील, अर्जेंटीना। यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और इसके बाद में आता है, चौथा नंबर आता है भारत का। भारत का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है यहाँ पर। तो पहला है यूएसए, फिर ब्राजील का, फिर अर्जेंटीना का और फिर भारत का नंबर आता है। तो मतलब विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसलों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक फसलों का बुआई कौन करता है? ट्रांसजेनिक फसलों की बुआई, सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसलों की बुआई कौन करता है? कौन सा देश करता है? सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए करता है, फिर ब्राजील करता है, फिर इसके बाद में अर्जेंटीना और भारत का कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान आता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसलें बोई जाती है, सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसल कौन सी ली जाती है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन ली जाती है, लगभग 50%। मतलब जितनी भी सोयाबीन की बुआई होती है उसमें 50% कौन सी फसल की होती है? आपकी सोयाबीन की। ठीक है, इसके बाद में आता है मक्का और कपास। सोयाबीन के बाद में मक्का आ गई और मक्का के बाद में आता है कपास। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ फसलें हैं जिनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है ट्रांसजेनिक फसलों के रूप में। तो सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसल कौन सी? सोयाबीन के बाद में मक्का और मक्का के बाद में कपास का उत्पादन ट्रांसजेनिक फसल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन बोई जाती है, फिर इसके बाद में मक्का और फिर इसके बाद में कपास की बुआई की जाती है। देखो ट्रांसजेनिक फसलों के पादपों के बारे में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप कौन से होते हैं। जिन किस्मों में जीन की आनुवंशिक संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। सबसे पहले तो ये बात है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जो ट्रांसजेनिक है। बीटी कपास हो गई, बीटी बैंगन हो गया, बेसिलस thuringiensis, बीटी तंबाकू हो गया, रूपांतरित सोयाबीन, रूपांतरित मक्का, आपका बीटी कपास हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं? ट्रांसजेनिक पादप है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसजेनिक विश्व में पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू है, 1987 में बुआई की गई थी या बनाई गई थी। फिर इसके बाद में विश्व में सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसलों का जो पार्ट आता है वो आता है यूएसए का, फिर इसके बाद में ब्राजील का, फिर अर्जेंटीना का, फिर भारत का। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक फसल कौन से देश में बोई जाती है? तो सबसे पहले यूएसए, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना और फिर इसके बाद में भारत का नंबर आता है। तो इसी प्रकार से हम देखें कि फसलों में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक फसलों के रूप में बोई जाती है। तो यहाँ पर सोयाबीन, मक्का और उसके बाद में क्या आता है? कपास का नंबर आता है। तो 3 फसलें हो गई, सोयाबीन सबसे ज्यादा, मक्का उससे कम और कपास सबसे कम मात्रा में बोई जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में ट्रांसजेनिक फसल कौन सी उगाई जाती है। तो भारत में यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी भारत में कपास उगाई जाती है। भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है
और भारत में यदि हम देखें कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है या कपास बोई जाती है, तो आपका गुजरात जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ट्रांसजेनिक फसलों की बुआई की जाती है। किसकी बुआई की जाती है? ट्रांसजेनिक फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा किसी कारणवश मान लो ये थोड़ा सा प्राकृतिक कारण है जिसके कारण लाइट कम हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है और कपास भी कहाँ पे? गुजरात में। मतलब आपसे क्षेत्र पूछे, जैसे मान लो आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए कि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक कपास की बुआई की जाती है, ट्रांसजेनिक कपास की बुआई की जाती है, तो बीटी कपास की बुआई की जाती है और गुजरात में की जाती है। और फसल कौन सी है सर्वाधिक बुआई करने वाली? कपास है। कौन सी फसल है? कपास। ठीक है, तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि भारत में जो कपास बोई जाती है वो कौन सी कपास बोई जाती है? ट्रांसजेनिक कपास कौन सी होती है? बीटी कपास होती है। अब बीटी कपास की क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बीटी कपास क्या होता है, किस प्रकार की विशेषता होती है? ट्रांसजेनिक पादप में पहला है बीटी कपास। कौन सा है? बीटी कपास। एक नंबर पर बीटी कपास। ठीक है, अब बीटी कपास क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो बीटी कपास में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या डाला गया है, कौन सा जीन डाला गया है, किस प्रकार का? एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis। कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैसिलस thuringiensis। thuringiensis या thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया होता है मर्दा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मर्दा में पाया जाता है। और इसके द्वारा आपके एक प्रकार का विशेष प्रकार का टॉक्सिन पैदा किया जाता है, मतलब जहर पैदा किया जाता है। और ये जो जहर होता है एक स्पेशल प्रकार का होता है। कैसा होता है? स्पेशल प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो बैसिलस thuringiensis होता है इसमें जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपका हो जाता है डेल्टा। ठीक है, आपका डेल्टा टॉक्सिन होता है। क्या होता है? डेल्टा टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा टॉक्सिन होता है और इसका पूरा नाम लिख लो, डेल्टा एंडो टॉक्सिन या डेल्टा टॉक्सिन भी ठीक है। टॉक्सिन, ठीक, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। ये क्या करता है, इसमें जो कीट लगता है, बॉलवर्म लगता है, उसको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। या फिर मान लो कि ऐसी गंध या स्मेल होती है इस टॉक्सिन में जिसके कारण ये कीट उस पौधे पर नहीं लग पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फसलें होती है जिनको पशु नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ गंध उत्पन्न करते हैं जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, आपके वो फसलों के पास नहीं जा पाते हैं और फसलों को खा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया डाला गया है और ये बैक्टीरिया कौन सा है? मर्दाकार। ये टॉक्सिन पैदा करता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करता है। क्या करता है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करता है। और यहाँ पर विश्व में सबसे पहले इसकी जो व्यावसायिक खेती है, व्यापारिक खेती है, वो की गई थी 1996 में। 1996 में क्या की गई थी? इसकी व्यावसायिक खेती की गई थी। क्या की गई थी? व्यावसायिक खेती की गई थी। कब? 1996 में। मतलब इससे पहले तो इसको क्या किया गया था? व्यावसायिक रूप से नहीं, ऐसे प्रयोग के आधार पर ही क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था? इसको प्रयोग के आधार पर ही उगाया जाता था। और 1996 के बाद में विश्व में इसको क्या कर दिया गया कि हाँ भाई अब व्यावसायिक उत्पादन की दृष्टि से इसको क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। ठीक है, कब से स्टार्ट कब हुआ? 1996 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1996 में स्टार्ट हो गया था ये। फिर इसके अंदर देखते हैं कि ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु में जीन पाया जाता है एक विशेष प्रकार का। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन का नाम है आपका क्राई जीन। कौन सा जीन है? क्राई जीन।
कौन सा जीन है? क्राइजीन। जो क्या कार्य करता है यहाँ पर? क्राइजीन है, ये क्या कार्य करता है यहाँ पर कि आपकी ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करने का कार्य करता है, इसकी विशेषता है ये। तो इसका जीन कौन सा हो गया? क्राइजीन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो ये जीन होता है ये आपकी प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी, मतलब जब सबसे पहले आपकी बीटी कपास उत्पादित की गई या बनाई गई तो उस समय कौन सा जीन डाला गया था, और उसके बाद में इसकी जो सेकेंड पीढ़ी आई थी उसमें कौन सा जीन डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें क्राई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट एसी नामक जीन डाला गया था। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में रे? प्रथम पीढ़ी में डाला गया था। यहाँ पे कुछ अपवाद है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी में। अब इसके बाद में 2006 के आसपास क्या किया गया? यहाँ पर क्राई 2AB जीन डाला गया, और ये जीन था द्वितीय पीढ़ी का जीन मानते हैं इसको। क्या मानते हैं इसको? द्वितीय पीढ़ी का जीन। मतलब द्वितीय पीढ़ी का जीन क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि हमारी ये प्रथम पीढ़ी आ गई, और इस प्रथम पीढ़ी में हमने यहाँ पर फर्स्ट AC, ठीक है, ये लिया, और यहाँ पर जीन आ गया, जीन प्रथम पीढ़ी का है ये। मान लो इसको डालकर हमने क्या किया? जो संतति उत्पादित की थी, बीटी कपास विकसित की थी, ये जो कपास है, यह कपास क्या है? प्रथम पीढ़ी की कपास होगी। फिर इसके बाद में 2006 में क्राई 2AB जीन डाला गया, और ये जीन कौन सा है? क्राइजीन है। कौन सा जीन है? क्राइजीन है, और ये कौन सा? डेल्टा एंडोटॉक्सिन क्या करता है? उत्पादित करता है। फिर देखो, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो बीटी कपास है ये कब से कब तक बोई गई या कब से भारत में स्टार्ट हुआ? तो भारत में 2002-03 से मतलब इसकी व्यावसायिक खेती स्टार्ट हुई, और इस समय लगभग 50,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। कितने हेक्टेयर में? 50,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई की गई थी। कितने हेक्टेयर में रहे? 50,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। इसके बाद में इसकी जो बुआई है 2015-16 में 2015-16 में क्या किया? इसका जो क्षेत्रफल है, वो बुआई का क्षेत्रफल है, ये कितना हो गया आपका? 181 पॉइंट कुछ मिलियन, मतलब 5 मिलियन है से आसपास, 5 या 6 मिलियन के आसपास क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया, मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। मतलब 2002-03 में तो इसकी बुआई शुरू हुई थी भारत में व्यावसायिक तौर पर, और जो 50,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी, और इसके बाद में 2015-16 में लगभग 181.5 मिलियन हेक्टेयर, लगभग आपका संपूर्ण कपास ही आपकी लगभग 95% क्या है? आपकी जो फसल है कपास है वो कौन सी है? आपकी बीटी कपास ही उत्पादित की जाती है। कौन सी कपास उत्पादित की जाती है? बीटी कपास ही उत्पादित की जाती है। ठीक है, अरे पता नहीं ये क्या चल रहा है, क्या पता कुछ चीज़ें आ रही है मेरे ऊपर ऐसे फेंकी जा रही है ना। तो आप शांति से बैठ जाओ, वरना फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया। ये बीटी कपास हो गया आपका। अब बीटी कपास के बाद में आता है गोल्डन राइस। कौन सा राइस है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका यह है बीटी कपास है, यह कब विकसित की गई, भारत में कब से स्टार्ट हुआ इसका उत्पादन, व्यावसायिक तौर पर विश्व में कब स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस से क्या होता है? बी मान लो इसको, गोल्डन राइस है। इस गोल्डन राइस का जो उत्पादन है वो लगभग आपकी सामान्य किस्मों की अपेक्षा, सामान्य जो किस्में होती है
किसमें इनकी अपेक्षा यदि 25% अधिक उत्पादन देता है तो ये क्या कहलाता है? गोल्डन राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्डन राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्डन राइस कहलाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे अपवाद है तो उसकी वजह से थोड़ी सी ऐसे मिस्टेक चल रही है ना। तो ये आपको मैं बाद में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है और कौन क्या कर रहा है। इसकी जो पूरी एक्टिविटी है वो मैं आपको वीडियो पर डाल दूंगा। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद में देखो गोल्डन राइस क्या है कि सामान्य किस्मों की अपेक्षा यदि 25% अधिक उत्पादन दे रही है तो क्या कहलाती है? आपकी गोल्डन राइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गोल्डन राइस। और इसका आविष्कार या खोज किसने किया था? डॉक्टर गुरुदेव सिंह ने विकसित किया था इसको। और ये विकसित की थी IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ठीक है, इसमें विकसित किया गया था। फिलीपींस मनीला में है ये। फिलीपींस देख लेना एक बार। फिलीपींस मनीला से ये निकाली गई है या विकसित की गई है। ठीक है तो यहाँ पर गोल्डन राइस सामान्य किस्मों की अपेक्षा 25% अधिक उत्पादन और इसका आविष्कार गुरुदेव सिंह। और इनको क्या माना जा सकता है? गोल्डन राइस का जनक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? गोल्डन राइस का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? गोल्डन राइस का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी गोल्डन राइस हो गया। इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो आपकी अगले ठीक है, तो धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।